हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आज खबर है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में अभी वर्तमान स्थिति में राजनीतिक स्थिति अगर देखी जाए तो वहां लोकतांत्रिक गणराज्य चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर राजतंत्र जो है उसकी बहाली की, पुनः बहाली की मांग की जा रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजतंत्र का क्या इतिहास था, कैसे वो राजतंत्र समाप्त हुआ और कैसे वहां पर लोकतंत्र स्टैब्लिश किया गया, वहां पर किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हुए, आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और क्या ये संभव है कि नेपाल में फिर से राजशाही वापस आएगी। अगर ये वापस आएगी तो ये किस आधार पर आ सकती है, कौन लोग इसकी मांग कर रहे हैं। अगर नहीं वापस आएगी तो क्या कोई हाइब्रिड फॉर्मूला यहां पर देखने को मिलेगा, कोई संक्रमण फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिसमें राजशाही और लोकतंत्र दोनों का मिक्सचर हमको देखने को मिल रहा हो, या फिर इस तरीके का मिक्सचर पहले नेपाल ने यूज किया है या नहीं। इन सब पॉसिबिलिटीज के साथ साथ हम सेशन के अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसके लिए हम अपेक्षा करेंगे कि आप उसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सही उत्तर जरूर दे देंगे। उसका उत्तर इस पूरे सेशन को पढ़ने के बाद आप जरूर फाइंड आउट कर पाओगे। ऑल्दो उसका करेक्ट आंसर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम विरद लाइव से जुड़कर PDF डाउनलोड कर उसमें सही उत्तर की जांच कर सकते हैं। आइए देखते हैं खबर क्या है। खबर में कहा गया है 16 years on why thousands in Nepal are calling for return टू हिंदू monarchy अंडर एन आउटस्टेड किंग। तो ये हमको समझना है कि भाई हजारों लोग जो है वो सड़क पर उतर आए। कल के दिन अगर आप देखेंगे, परसों के दिन अगर आप देखेंगे तो हजारों लोग यहाँ पर उतर आए, क्योंकि यहाँ पर 10,000 की संख्या लिखी हुई है। अगर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10,000 लोग हैं जो यहाँ पर सड़क पर उतर आते हैं। और काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके बाहर जो पूर्व के राजा हुआ करते थे ज्ञानेंद्र शाह, वो ज्ञानेंद्र शाह जो हैं वो पूजा पाठ करने के लिए या फिर धार्मिक यात्रा के तौर पर घूमने गए थे, वहां से लौटे हुए थे और लौटने के बाद उनके स्वागत में हजारों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और उसमें कुछ स्लोगन्स, उसमें कुछ नारे जो है आपको सुनने को मिले। वो नारे कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे जिसके बारे में मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। पहले तो ये देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है। मतलब अब अच्छा, अगर राजशाही वापसी लाने वालों की अगर हम बात करें तो राजशाही वापसी लाने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है, उनका ये चैलेंज है कि भाई यहाँ पे जो लोग आए हैं वो कोई 10,000 के आसपास नहीं आए हैं। अगर आप रिपोर्ट्स की बात करते हो तो वो 10,000 की बात कर रहे हैं। 10,000 तो बहुत छोटी संख्या है। उनका कहना है कि तकरीबन 4 लाख लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनमें ज्यादातर जगहों पर, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी, तो 10,000 की भीड़ मानी जा रही। तो यार 10,000 की भीड़ भी कम नहीं है, मतलब बहुत बड़ी भीड़ जो है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस चीज की मांग कर रही है। और फिर उसके बाद जब वो भीड़ वहां बाहर आती है तो जो ज्ञानेंद्र जी हैं, वो जो पहले राजा थे, उन्होंने इस भीड़ का स्वागत भी किया हाथ हिला करके, और एक स्लोगन वहां पर चला, राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए, राजा के लिए शाही महल खाली करो, ऐसे करके तमाम सारी नारेबाजी वहां पर हमको देखने को मिलती है। तो अब ये नारेबाजी क्यों देखने को मिल रही है उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि संपूर्ण बैच में होली सेल जो है वो ऑफर आपके लिए ओपन हो चुका है। होली ऑफर फेस्टिव सेल के तौर पर 15 मार्च तक चलेगा। उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि प्राइस ड्रॉप होंगे और हम तभी इनरोलमेंट लेंगे, तो भाई इससे बढ़िया मौका अब नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा छूट आपको अब नहीं मिलने वाली है। तो हमारे पास में आप चाहे P2I 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर P2I 2027 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, 27 के लिए लॉन्ग टर्म बैच है और 2026 के लिए नॉर्मली P2I बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो कोड पे डिस्काउंट मिलेगा वो केवल और केवल विरद लाइव पे ही मैक्सिमम मिलेगा। सो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें 15 मार्च से पहले। द हिंदू का एनालिसिस मैं रोज सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं, तो आप सब लोग हमारे साथ में द हिंदू के एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। जिनको जानकारी नहीं है वो जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे कि इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है विरद लाइव। तो हिंदी में मैं इसका एनालिसिस कराता हूं डेली बेसिस पे, आप इसका एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये वीकली कंपाइलेशन लगाया जा चुका है। इसमें 1 से 7 मार्च तक का जो वीकली कंपाइलेशन है पॉलिटी का, वो आप पढ़ सकते हो, जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना आप लोग, ठीक है।
चलिए, खबरों की शुरुआत कर दी थी मैंने, लेकिन उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। ये स्लोगन्स जो हैं ये बताते हैं कि राजशाही की मांग जो है वो फिर से की जा रही है। प्रश्न उठता है कि राजशाही की मांग फिर से क्यों की जा रही है। ऑब्वियसली शायद प्रजातंत्र, शायद लोकतंत्र जो वहां पर स्टैब्लिश है वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया जितना बेहतर तरीके से वहां के लोगों ने अपेक्षा की थी, और स्वयं इन लोगों ने राजतंत्र को पहले उखाड़ फेंका था। तो अभी हालिया घटना यह है कि दसियों हजार लोग इनके स्वागत में इकट्ठा हुए। 2006 में ज्ञानेंद्र के शासन को समाप्त किया गया था। 2005 में इसके लिए तेजी से आंदोलन, मूवमेंट्स वगैरह जो है वो लाए गए थे। 2006 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। नेपाल में अगर हम राजतंत्र की बात करें तो ये राजतंत्र तकरीबन 240 वर्ष पुराना आपको देखने को मिलता है, जो हिंदू राजतंत्र के तौर पर आसपास के एरियाज में अंतिम हिंदू राजतंत्र के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको मोटे मोटे तौर पर खबर आपको देखने को मिल गई। एक्चुअली 2008 में फाइनली 2006 में उनकी गद्दी जाने के बाद में क्यों गई उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, उस स्टोरी में आएंगे। लेकिन 2008 में नेपाल में गणतंत्र जो है वो आ गया, और तब से लेकर के अभी तक 13 सरकारें आ चुकी हैं। तो यहां सबसे पहले ही आपको रीजन पता चल जाएगा, क्योंकि 13 सरकारें आ चुकी हैं। ये सरकारें आने का मतलब ही है कि इतने छोटे से कार्यकाल में, आप 2008 से 2025 के बीच में अगर आप देख रहे हैं, तो इतने छोटे से कार्यकाल में 16 साल के आसपास में अगर आप 13 सरकारें बदल रहे हो तो स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि राजनीतिक स्थिरता, यहां पर आपको राजनीतिक जो स्थिरता दिखनी चाहिए वो राजनीतिक स्थिरता नहीं दिख रही है। अब जहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी वहां पर प्रोग्रेसिव नेशन कैसे होगा, वहां पर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्र कैसे आपको दिखाई देगा। वर्तमान समय में केपी शर्मा ओली जी जो हैं वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और ये ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हैं तो चुनी हुई सरकार से हैं। राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक गणतांत्रिक मतलब एक पहचान हुई यहां पर हम कह सकते हैं। तो ये यहां पर सरकारें जो हैं सारी की सारी विफल रही हैं। बहुत शॉर्ट टर्म कोई भी सरकार आ रही है, फिर उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कभी कभी आपको तानाशाही देखने को मिल जा रही है। तो ये बार बार चीजें चल रही हैं, और ज्यादातर जो सरकार में लोग बैठ रहे हैं वो सारे के सारे क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में बैठ रहे हैं, तो सब अपने मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का काफी ज्यादा जनता जो है आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। छोटे से समय में देश मतलब गद्दी पर बैठने की जो लड़ाई है वो राष्ट्र हित में ना होकर के स्वयं के हित में आपको देखने को ज्यादा मिल रही है, और इसका परिणाम यह है कि इतनी सारी सरकारें यहां पर बार बार बदल रही हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अगर आप नेपाल की जो प्रतिनिधि सभा है वहां पे, जिसको आप लोग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद है, वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो टोटल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसमें देखेंगे तो उसमें अलग अलग पार्टीज का अलग अलग पार्टिसिपेशन है। मैं एक बार इसको वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसकी वेबसाइट पे सीधा एक बार ले चलता हूँ और वहां से दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा टोटल। ठीक है, तो वर्तमान समय में 275 सीट्स हैं। अच्छा, अभी जो ये भीड़ गैदर हुई है उस भीड़ में एक पार्टी ऐसी है जो इन्हीं में से है। ठीक है, एक पार्टी ऐसी है जो इन्हीं में से है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरपीपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरपीपी। इनके 14 मेंबर्स हैं टोटल। अगर आप देखें 275 में से 14 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं, 14 मेंबर्स हैं, और इनके प्रमुख जो सदस्य हैं वो उस भीड़ का हिस्सा थे, और इन्होंने कॉल किया है, मतलब ये राजनीतिक पार्टी है जो कॉल करती है कि राजतंत्र जो है वो आपस से जो है वो लाया जाए। बट अब एक अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हो कि क्या 14 सदस्यों की जो ये पार्टी है, क्या ये 14 सदस्यों की जो पार्टी है क्या वो बहुमत के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं। आप देख सकते हैं कि ये 14 मेंबर्स ही हैं। ठीक है, नेपाली कांग्रेस के पास में 88 सीट्स हैं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके पास में 79 सीट्स हैं। तो जो बड़े जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका समर्थन राजतंत्र की ओर नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि ठीक है, भीड़ बहुत इकट्ठा हुई, लेकिन ये वो पूरी भीड़ नहीं है, ये पूरे नेशन का रिप्रेजेंटेशन इस भीड़ में नहीं है, बहुत छोटा रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं कि यार छोटा रिप्रेजेंटेशन कह रहे, कैसे कह रहे हो? वो जनता कह रही कि 4 लाख भीड़ आई है, लेकिन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 10 लाख के आसपास, 10,000 के आसपास भीड़ आई है। तो ये जो भी है, मतलब भीड़ की संख्या का क्या ही काउंट करना, बट फिर भी अगर हम देखें तो अभी इन सब में से केवल आरपीपी ही ऐसी है जो समर्थन में है कि भाई राजतंत्र वापस जो है वो लाया जाए। तो ये एक चीज है जो आपको समझ में आई।
अब हम समझेंगे कि नेपाल जो है वो हिंदू राजतंत्र कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में आइए डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा है, इतना बड़ा इतिहास हम आपको यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेपाल के सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गोरखालैंड से नेपाल की राजशाही शुरू होती है राजा पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा 1768 के आसपास, यानी कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का शुरुआती चरण है। वहां से कहानी जो है वो शुरू होती है। पृथ्वी नारायण शाह का जो राजवंश है वो शाहवंश है, और शाहवंश के जो लोग हैं मतलब इनके बाद आगे भी बहुत सारे राजा आते रहे। तो ये जो शाह ने जो शासन यहाँ पर शुरू किया, ये शासन आगे कंटिन्यूअसली रहा, यानी राजशाही कंटिन्यूअसली रही। और इस राजशाही में तमाम सारे जो राजा के प्रतिनिधि हैं, कभी उन्होंने राज्यों को चलाया है और कभी कभी स्वघोषित प्रधानमंत्री, यानी अपने आप जो राजा के प्रधानमंत्री के पद पर, वजीर जिसको बोलते हैं, बैठने वाले लोगों ने शासन किया। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर यहां पर राजशाही कंटिन्यूएशन में रही टिल 18th सेंचुरी, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक भी इसी तरह चलता रहा। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 1950 में त्रिभुवन शाह जो हैं वो एक राजा बने। देखिए अभी तक जो बीच में काम चल रहा था उसमें राजा गद्दी पर नाम मात्र के लिए बैठते थे, उनके प्रधानमंत्री या फिर राज घराने से ही कोई राजप्रतिनिधि जो है वो शासन को चला रहा था। तो ये सब चीजें लगातार हो रही थी। अगेन 1915 में फिर से जैसे ये शाह बने थे वैसे शाह जो है वो त्रिभुवन शाह बने, इनका शासन चला। और इनके बाद इनके बेटे जो हैं 2006 में आप देखेंगे, 2006 में इनकी त्रिभुवन शाह के बाद इनके बेटे जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, जिनका नाम है महेंद्र शाह। तो एक चीज आपको देखने को मिलती है, 2006 तक इन्हीं के परिवार के लोगों ने शासन किया। 2006 में गद्दी पर नहीं बैठते हैं, 2006 तक इन्हीं के परिवार के लोगों ने शासन किया है। तो कहने को मिल रहा है कि 2006 में आंदोलन तक शाह के वंश के राजाओं का शासन रहा। तो अगेन जो यहां से कार्यवाही जो शुरू हुई उसमें फिर से राजा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठते रहे। तो इनके बाद जस्ट यानी त्रिभुवन शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे वो हुए महेंद्र शाह, ठीक है। जब त्रिभुवन शाह की मृत्यु हुई तो उनके बाद महेंद्र शाह जो है वो गद्दी पर बैठे। और महेंद्र जो हैं, महेंद्र शाह की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद उनके बड़े बेटे बीरेंद्र जो हैं वो गद्दी पर बैठ गए। तो इस तरीके से राजशाही जो है वो कंटिन्यूएशन में रही। 1990 में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर राजशाही का विरोध हुआ, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर राजशाही का विरोध हुआ। और उसका रीजन ये था कि राजशाही जो है वो निरंकुश लोगों को दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि यार ये निरंकुश राजतंत्र है। तो निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ संवैधानिक राजतंत्र की मांग जो है वो उठनी शुरू हो गई। तो आगे का जो समय यहां पर नेपाल में बीता उसमें एक मध्य मार्ग ये निकाला गया कि राजतंत्र जो चलेगा वो निरंकुश राजतंत्र के तौर पर नहीं रहेगा बल्कि संवैधानिक राजतंत्र के तौर पर रहेगा। देखिए अब यहां पर संवैधानिक राजतंत्र लिखा है, इसका मतलब ये लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है, लोकतांत्रिक राजतंत्र होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एक संवैधानिक राजतंत्र को यहां पर कंटिन्यूएशन में किया गया। लेकिन 90s के दशक में अगर आप देखेंगे तो तमाम सारे माओवादी नेता जो हैं, माओवादी समर्थक जो नेता हैं, उन्होंने इस चीज को प्रोटेस्ट के तौर पर कंटिन्यूएशन में रखा कि राजशाही संवैधानिक राजतंत्र से काम नहीं चलेगा, हमें राजतंत्र के हमें जो है संविधान तंत्र के ऊपर, गणतंत्र के ऊपर जो है वो काम करना शुरू होगा। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि आप देखेंगे कि लगातार आंदोलन होने शुरू हो गए। इसी बीच एक घटना घटित होती है 1 जून 2001 को, जिसमें दीपेंद्र जो हैं वो अपने परिवार में जो ये बीरेंद्र सिंह जी थे, उनके जो पत्नी थी, रानी जो हुआ करती थी ऐश्वर्या, उनकी सबकी डेथ हो जाती है, मतलब उनको मार डाला जाता है। राज परिवार में एक नरसंहार होता है, नरसंहार, ठीक है। तो ये जो नरसंहार हो रहा है वो दीपेंद्र के द्वारा ही किया जाता है। ऐसा कहा गया कि दीपेंद्र जो है उन्होंने अपनी पसंद से किसी से शादी करना चाहते थे, परिवार वालों ने विरोध किया तो इन्होंने नशे में हालत में आकर के पूरे परिवार की हत्या कर दी और बाद में अपने आप को भी शूट कर लिया। हालांकि ये कुछ दिन तक जीवित रहे, बेहोश रहे। तो राजा की मृत्यु के बाद जो दीपेंद्र हैं ये 2-3 दिन तक राजा बने रहे मूर्छावस्था में, और 2-3 दिन बाद जब दीपेंद्र की मृत्यु हो गई तो ज्ञानेन्द्र शाह जो हैं उनको शासक बनाया गया। सो ये इस तरीके से ज्ञानेन्द्र शाह जो हैं उनका शासन यहां से शुरू होता है, तो वो राजा बनते हैं, ठीक है। अब जब इनका समय आया तो इन्होंने भी 2005 में, मतलब एक बार फिर से ये आंदोलन क्योंकि तेज था, तो जब ये प्रधानमंत्री बने, जब ये संवैधानिक राजतंत्र को संभालते हैं तो संवैधानिक राजतंत्र में इन्होंने संवैधानिक जो चीजें हैं उसको खत्म कर दिया, यानी कि जो सभा है, प्रतिनिधि सभा है, उसको भंग कर दिया और भंग करके आपातकाल इन्होंने लागू कर दिया।
तो जब इन्होंने आपातकाल लागू कर दिया तो एक बार फिर से निरंकुश शासन यहां पर शुरू हुआ, और इसी निरंकुश शासन का विरोध फिर नेपाल की जनता ने लगातार किया, जिसमें माओवादी नेताओं का काफी ज्यादा समर्थन रहा। और उसका परिणाम यह हुआ कि फाइनली अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों ने एक भीषण, एक बहुत बड़ा एक जो है जन आंदोलन क्रिएट किया, और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि वहां की संसद को 2007 में फिर से बहाल किया गया, और बाद में 2008 में नवनिर्वाचित संविधान सभा का गठन नेपाल में कर दिया गया। तो नवनिर्वाचित जो संविधान सभा है वो गठित हो जाती है, राजशाही जो है वो समाप्त हो जाती है, उसको मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लोग मतदान करते हैं, और मतदान का पक्ष जो है वो राजशाही के अंत की ओर और लोकतंत्र के पक्ष में जो है वो चला जाता है। और तब से यहां पर जो गणतांत्रिक जो नेपाल है वो फिर प्रजातांत्रिक गणतंत्र वहां पर स्टैब्लिश हो जाता है। अब इसी सब के परिणाम स्वरूप 28 मई 2008 को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल को घोषित कर दिया गया। तो ये वो समय है 28 मई जब से आप देखेंगे कि संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य यहां पर घोषित है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे भारत जो है वो लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहां पर चुनी हुई जनता सरकार जो है वो शासन चलाती है, और वो संविधान के अनुसार ही अपना शासन चलाती है। तो इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हुई तो राजशाही पूरी तरीके से समाप्त हो गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उनका जो पैलेस था, उनका जो महल था, जिसको नारायण हिती कहा जाता है, उनसे नारायण हिती महल खाली करने को कह दिया गया, और बाद में इस नारायण हिती महल को एक म्यूजियम बना दिया गया था। अभी जो भीड़ इकट्ठी हुई उसमें यही कहा गया कि आप नारायण हिती महल में वापस आइए। तो देखिए एक जो है नारा भी यहां पर लगाया गया, नारायण हिती खालीगार हमार राजा आउदेशन। तो मतलब इसका यही है कि नारायण हिती को खाली करो और हमारे राजा जो है वो आ रहे हैं। तो ये ज्ञानेंद्र जी के लिए दोबारा से अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब जो समर्थन में भीड़ जुटी है, प्रोटेस्ट नहीं है वो, तो उसमें जो है यहां पर ये सारी चीजें हुई। तो वही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो भीड़ इकट्ठी हुई है उस भीड़ में आरपीपी के जो सदस्य हैं वो भीड़ का हिस्सा थे, और इनकी जो मांग है वो किस चीज की है, वो राजशाही की वापसी की मांग है। राजशाही की क्या की जाए, वापसी की जाए, इस बात की मांग है। राजशाही के सहयोगियों द्वारा 1990 के दशक में आरपीपी को एस्टैब्लिश किया गया था। यानी इस पार्टी के बारे में जाने तो आरपीपी जो है वो राजशाही के ही समर्थक थे, क्योंकि जो है लोकतांत्रिक वहां पर चीजें चलने लगी, तो जो राजतांत्रिक लोग थे उन्हें भी लोकतंत्र को ही एक्सेप्ट करना पड़ा, तो उनकी जो पार्टी बनी उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं आरपीपी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। तो इस नाम ही देख सकते हैं आप, प्रजातंत्र पार्टी रखा ही गया, लेकिन वो राष्ट्रीय। प्रेजेंट सिचुएशन मैंने आपको पहले ही बता दी कि 275 सीटों में से 14 सीटें इनके पास में हैं, और अगला चुनाव 2027 में होने वाला है। सो बिफोर दैट कि वहां पर राजशाही आएगी या फिर लोकतंत्र इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा, ये तो आगे की कहानी बताएगी। लेकिन अगर समीकरणों को समझने का प्रयास किया जाए तो समीकरण ये कहते हैं कि ये जो मांग है इसका पूरी होना अभी थोड़ा दूर की कौड़ी है। एक्चुअली समर्थक तो जुटे हैं राजतंत्र के, लेकिन ये पूरे नेपाल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में नेपाल की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पूर्व में राजशाही के द्वारा जो निरंकुश शासन चलाया गया, निरंकुशवाद जो आया, वो लोग भूल गए हों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ज्ञानेंद्र जी का जो पूर्व का राजशाही वाला कार्यकाल था, जब उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया था, तो बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे लोगों को, सबको जेल में भर दिया था, विपक्षी दलों को सबको जेल में भर दिया था। तो वो सारी चीजें हुई थी। तो अभी लोगों को वो घाव भी याद हैं, लेकिन अभी चीजें फिर से, अब फिर बात यह है कि इनके पक्ष में लोग जा क्यों रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि अपेक्षा की गई थी कि निरंकुश राजतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र आएगा, तो राष्ट्र जो है वो प्रोग्रेसिव होगा। इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो रहा है नेपाल, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज्यादा व्यापित हो चुका है। और भ्रष्टाचार इसलिए व्यापित हो चुका है क्योंकि स्थायी सरकार नहीं है। जब स्थायी सरकार नहीं है, सब कुछ समय के लिए आ रहे हैं, तो उस समय वो सब अपनी अपनी झोली ही भर रहे हैं। तो इससे राष्ट्र का जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी यही हो रहा है कि यार हमने तो कल्पना की थी, वहां पे आम जनता यही कह रही है, मतलब जो भीड़ में आए लोग हुए तो उसमें वही कह रहे हैं कि यार हमने खुद ही जो है प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था कि ये शाही खत्म होनी चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, लेकिन हमसे बड़ी भूल हो गई। अब वहां पर मुझको जो है ये लोकतंत्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्थायी सरकार आनी नहीं है। ठीक है, तो हमको जो है इससे अच्छा है कि हमारा जो है राजतंत्र ही वापस हो जाए, प्यार से राजा शासन करता रहे, हमारा राष्ट्र प्रोग्रेसिव रहे, बस उतनी सी बात है। तो जब ये सारी चीजें हुई तो उससे जो है ऑब्वियसली ज्ञानेंद्र शाह जो है उनका
उत्साह बढ़ा होगा, तो उन्होंने भी भीड़ को आह्वान जो है वो दिया। अभी कुछ समय पहले उन्होंने भी भाषण दिया था। तो जैसे यहां पर भाषण के बारे में आपको बता दूं कि 18 फरवरी को नेपाल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्या हुआ, शाह ने भाषण दिया था, ज्ञानेंद्र शाह ने भाषण दिया था कि लोकतंत्र जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लोग भ्रष्टाचार हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जो अभी जो पार्टी में है, तो जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली जो है, उनका ये कहना हुआ कि भाई अगर आपके पास में इतना समर्थन है जिसको आप राजतंत्र के लिए बता रहे हो कि राजतंत्र वापस लाना चाहते हैं, तो राजतंत्र का मतलब आप अपना शासन लाना चाहते हैं, आपके समर्थक आपको शासन में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए राजतंत्र लाने की क्या आवश्यकता है? आप राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, 2027 में इलेक्शन है, राजतंत्र क्यों लाना चाहते हैं? आपको काम जो है वो तो नेशन के प्रोग्रेस से होना चाहिए ना। तो उनका ये कहना है कि भाई आइए राजनीतिक पार्टी बनाइए, चुनाव में दो हाथ आजमाइए, अगर आप जीत जाते हैं तो नेपाल आपका, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये है पूरा ओवरऑल आज का मैटर। लेकिन इस मैटर में अगर आप देखें तो कहीं पे देखो आवाज उठनी जरूर शुरू हुई है, आवाज उठी है, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया कि भाई वहां पर अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहे हैं और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे आरोप हैं। अब राजशाही जो है वो पहले भी बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर हम 1950 के दशक के बाद की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रही है, और लास्ट के समय में तो बिल्कुल ही नहीं रही है, क्योंकि वहां पे निरंकुशवाद स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अभी तो आरपीपी जो है उसको अगर ऐसा करना है तो बहुत बड़ा जन समर्थन जुटाना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब नेपाल में एक बहुत बड़ा जन समर्थन हो जाए इस बात के लिए कि हमें राजतंत्र वापस चाहिए। जन समर्थन निकला है लेकिन ये पूरा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मात्रा नहीं है। भाई किसी देश में 8-10 हजार लोग चाह लें तो देश की पॉलिटिकल गतिविधियों को थोड़ी बदल लेंगे किसी भी देश में। इतना छोटा भी नहीं है नेपाल, हालांकि चलो मान लेते हैं छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि 8-10 हजार लोग नेपाल की किस्मत बदल सकते हो। तो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा काम करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता है। चलिए, आपका क्या विचार है इस पर? क्या नेपाल में राजशाही वापस आएगी? आप किस मांग की तरफ हैं? राजशाही जो है वो वापस लाने के पक्ष में हैं आप, या फिर लोकतंत्र के कंटिन्यूअस चलने में आपका मत है? आप इसके ऊपर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे दें। नेपाल के लोकप्रिय संघर्ष के निम्नलिखित, लोकप्रिय नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहां पे प्रसिद्ध लिखना चाहिए। प्रसिद्ध, ये बहुत फेमस रहा, लोकप्रिय ठीक नहीं है। नेपाल के प्रसिद्ध संघर्ष के निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। राजा बीरेंद्र, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन स्वीकार कर लिया था, 2001 में शाही परिवार के एक रहस्यमय नरसंहार में मारे गए। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की कमजोरी और अलोकप्रियता का फायदा उठाकर 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। अब आपको बताना है इनमें में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, 1 सत्य है 2 असत्य है, 1 गलत है 2 सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम से। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है विरद लाइव, वहां जाइए, जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ डाला जा चुका है वहां पर। ठीक है, पीडीएफ में जाइए, करेक्ट आंसर को पता कर लीजिए। तो पीडीएफ को पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है। इसके अलावा अगर आप रिवीजन करते हैं वीकली पॉलिटी का, तो पॉलिटी वीकली आपके पास में उपस्थित रहेगा। साथ ही साथ द हिंदू जो है वो आपको रोज पढ़ने आना चाहिए। हिंदी में मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं विद एडिटोरियल, इसमें एडिटोरियल भी शामिल होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी यहां पर यूपीएससी के प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के द हिंदू प्रोग्राम में आपकी हो रही है। तो रोज सुबह 9 बजे आप इसमें जुड़ जाएं। 9 से 9:30 10 बजे तक हमारा ये सेशन, माफ कीजिएगा, 10 साढ़े 10 बजे तक सेशन चलता है। तो 1-1.5 घंटे हम बहुत बढ़िया से पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पर। तो 9 बजे सुबह जुड़ना है। ठीक है, विरद लाइव, इसमें हम आपको इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रदान कर देते हैं। जाते जाते मैं फिर बता देता हूं, लॉन्ग टर्म बैच या फिर केवल P2I का जो 2000 लॉन्ग टर्म एक्चुअली 2027 को टारगेट करता है और इसमें बेसिक्स की क्लासेस मौजूद होती हैं। यहां पर हम जो है आपको थोड़ा सा बेसिक देते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस फीचर के साथ देते हैं। तो आप यहां पर जुड़ सकते हो। इसमें अगर आप मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलता है अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाता है। अभी चल रहा है होली फेस्टिव सेल। ठीक है, वैलिड है ये 15 मार्च तक। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम किसी भी ऑफर के साथ आप जुड़ सकते हैं यहां पर विरद लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सी यू इन द बैच। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।